ओके, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी है ना, हम लोग जैसे जैम का ऑलरेडी कर ही रहे हैं पीवाई क्यू सॉल्यूशन। तो आप जो भी गेट एस्पिरेंट हो, जैम का तो पीवाई क्यू करना ही है ना। अगर गेट स्टैटिस्टिक्स दे रहे हो तो आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का पूरा पीवाई क्यू करना ही है आपको, क्योंकि वो जो है ना, जो 60 से 70% कॉमन पोर्सन है, अराउंड 50 टू 70 मार्क्स का। तो वो वहाँ से आपका बहुत हेल्प करेगा ना, मतलब बेसिक आप बहुत अच्छा हो जाएगा। और बहुत सारे जैम के क्वेश्चन, गेट के क्वेश्चन सेम लेवल के हैं। कई बार जैम के क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, गेट के आसान है ना। मतलब ऐसे कॉमन सिलेबस पे लगभग सेम ही लेवल है। तो आपको जैम का पीवाईक्यू भी करना है और गेट का भी करना है ना। तो बैच 3 में हम लोग ऑलरेडी जैम का पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो वो आप कर ही रहे हैं। और गेट का भी स्टार्ट करते हैं। तो अभी 2023 का आज डिस्कशन करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके आना। प्रॉपर सॉल्व करो, है ना। प्रॉपर आप एक एक क्वेश्चन घर पे ढंग से सॉल्व करो, और आप कोशिश करो कि एक पेपर को कम से कम 5 बार 6 बार एटलीस्ट एग्जाम से पहले तो हो ही जाना चाहिए, कम से कम, है ना। क्योंकि जितनी ज़्यादा बार सॉल्व करोगे उतनी गलतियां आपको दिखेंगी, कहाँ आप गलती कर रहे थे, या उतनी ज़्यादा क्रेडिटी आएगी कॉन्सेप्ट को लेके। ये चीज़ है। तो अभी पेपर डाउनलोड कर लेते हैं। अरे पेपर कहाँ मिलेगा यार। ओके, इधर ही खोलना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट है। ओके, तो ये बताओ एप्टीट्यूड पोर्शन आपने कर ही रखा होगा, क्योंकि बैच 3 जब हमने स्टार्ट किया था, सॉरी बैच 5 है ना, जो गेट का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो पहली 2 क्लास में हमने एप्टीट्यूड ही कराया था। जो बैच 3 के जिनका एक्सेस है, तो आप पहले 2 क्लास का रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें हमने जस्ट एप्टीट्यूड ही किया है। देखो एप्टीट्यूड, मान लो अगर घर पे आप इग्नोर कर रहे हो कि ठीक है कर लेंगे, फिर अब एग्जाम तक नहीं करोगे, तो एग्जाम में भी शायद ही आपसे होगा, क्योंकि आप पहले प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे हो। ये चीज़ें हैं। और ये चूंकि 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड का है, फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो 15 मार्क्स का है, और 15 मार्क्स बहुत होते हैं, है ना। मतलब 15 मार्क्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप 25 पे क्वालिफाई कर लोगे। अगर आप 40 मार्क्स ले आते हो तो आपका रैंक टॉप 10 टॉप 20 के आसपास होगा। तो इतना इम्पोर्टेंट है ना एप्टीट्यूड। अगर आप थोड़ा ठीक कर लेते हो, तो जैसे गेट मैथमेटिक्स हो गया, एक डिफरेंट गेट एग्जाम्स के, अगर आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कलेक्ट कर लो, क्योंकि एप्टीट्यूड क्वेश्चन कॉमन है। जैसे एक शिफ्ट में, जैसे एग्जांपल के लिए, अगर 11 फरवरी को आपका एग्जाम मान लीजिए 9 से 12 सुबह है, तो गेट में 50 से ज़्यादा पेपर्स हैं, है ना। एग्जैक्ट आई थिंक कितने हैं पता नहीं, ज़्यादा ही है। तो अराउंड 50 से ज़्यादा पेपर्स ही हैं। तो उस शिफ्ट में हो सकता है 10 डिफरेंट पेपर के एग्जाम हो रहे हो उस शिफ्ट में। तो उन 10 के 10 पेपर में सेम एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, है ना। तो इसीलिए क्या है कि आप जैसे पिछले कुछ सालों के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, अलग से कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग इस लेवल तक आप पहुंच चुके हो कि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेके। तो जस्ट आपको ये जानने की जरूरत है गेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए करना क्या है कि डिफरेंट गेट के पेपर्स वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। गेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे पीवाईक्यू 2007 से लेके, है ना, 23 तक के सारे पेपर अवेलेबल है जो एग्जाम होते थे। तो आपको क्या करना, 2-4 गेट का पेपर कलेक्ट, जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट का ले लो, एप्टीट्यूड कॉमन ही रहते हैं सब में, तो उसके आप ढंग से सॉल्व कर लो। क्योंकि 15 मार्क्स में 10 टू मतलब 10-12 मार्क्स लाना आसान है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि एप्टीट्यूड बहुत हम लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं है ना। बस वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपको बस क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, लॉजिकली आंसर देना है, तो बहुत ईजी है। अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो 10-15 मार्क्स के साथ आप, है ना, वो कर रहे हो, तो फिर उसमें आपके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स जानते होंगे, ये अलग बात है, लेकिन एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आएंगे, ये अलग बात है।
है ना। जानना और एग्जाम में कुछ मार्क्स लाना, अच्छे अच्छे बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका जानना और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। कि जो प्रैक्टिस करके गया है वही एग्जाम में सॉल्व कर पाएगा, है ना, ये चीज़ें हैं। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे, एप्टीट्यूड भी अगर आप घर पे इग्नोर करके जा रहे हो तो एग्जाम में इग्नोर ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको ऐसा थोड़ी अचानक सरस्वती आ जाएगी आपके दिमाग में एग्जाम के टाइम पे, घर पे नहीं है और वहाँ आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आपको प्रैक्टिस पहले भी करना होगा ताकि ये 15 मार्क्स में एटलीस्ट 10 प्लस आप स्कोर कर सको। बाकी बचे 85 मार्क्स, तो 85 मार्क्स में अराउंड जो कंट्रीब्यूशन है मुझे लगता है 20-25 नंबर का मैथमेटिक्स पोर्शन है ना। और बचे कितने हैं आपके 100 में से 15 मार्क्स एप्टीट्यूड हो गया, 25 मार्क्स लो लगभग लगा लेते हैं मैथमेटिक्स पोर्शन का है, तो 15 प्लस 25 40, बचे 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स का आपका स्टैटिस्टिक्स है। उस 60 मार्क्स का जो स्टैटिस्टिक्स है, उस 60 मार्क्स में अराउंड 40 मार्क्स लगा लो, 40 to 45 वो जैम वाले सिलेबस है। तो जो जैम पीवाई अगर आप ढंग से कर रहे हो 100% अगर आप कर रहे हो, टोटल 60 मार्क्स का अराउंड, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है उससे आपको 40 मार्क्स का जैम का सिलेबस का मिलेगा। जो वहाँ पे 70 मार्क्स का आता है जैम में स्टैटिस्टिक्स, वो आपका यहाँ पे 40 मार्क्स के आसपास का है। और वहाँ का जो 100% मार्क्स जो है जैम में वो आपके यहाँ पे 60-70 मार्क्स का है ना। तो वो मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में यहाँ एक्स्ट्रा सिलेबस है, स्टैट्स में भी एक्स्ट्रा सिलेबस है, वो चीज़ें हैं। तो आपके एग्जाम में अराउंड ठीक है, तो 15 एप्टीट्यूड हो गया, 25 मैथ्स पोर्शन का हो गया, बचे 60 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स। तो इस तरह से है, तो आप देख लो कहाँ आपके कितने स्ट्रेंथ है, और ये आपको पीवाईक्यू करके समझ आ जाएगा कि अभी आपके क्या स्ट्रेंथ है और कहाँ पे वर्क करने की जरूरत है। और आप पीवाईक्यूज में ढंग से परफॉर्म कर रहे हो तो आपका मतलब अंडरस्टैंडिंग ठीक हो गया है, तो उस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे, है ना। तो बस अभी स्टार्ट करने से पहले लास्ट में ये बोलूंगा कि आप जो लोग गेट के एस्पिरेंट है, तो आपको जैम का भी सारे पीवाईक्यू करने हैं, गेट के पीवाईक्यू तो करने ही हैं, एटलीस्ट गेट स्टैटिस्टिक्स के 19 के बाद वाले कम से कम। हालांकि मैं 19 से पहले वाला भी कराऊंगा इस बैच में, है ना। 2005 से 18 तक का ही जो गेट मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस हैं उसमें हम लोग स्टैट्स क्वेश्चन जो वो करेंगे। तो एटलीस्ट है ना, आपको गेट के पीवाईक्यू करने 19 से 23, जैम के करने 2005 से 2023 जैम स्टैटिस्टिक्स, और नेट के भी स्टैटिस्टिक्स से जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, मैथमेटिक्स भी कर सकते हो। और तो जैम नेट गेट के पीवाईक्यू ढंग से रिपीटेडली सॉल्व करो, और एज अ मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे और अच्छा है। ईयर वाइज पेपर उठाओ, 3 घंटे बैठो, देखो आपके क्या लेवल है अभी, क्या आप 100 में से अभी 70 80 90 घर पे ला पा रहे हो, नहीं ला पा रहे हो, और 70 90 क्यों आ रहे हैं घर पे, 100 में 100 क्यों नहीं आ रहे, है ना। तो आप 4 बार सॉल्व करो, 5 बार बैठ के जब मॉक टेस्ट चेक करो कि अभी आपको उस पेपर में, हालांकि आंसर याद हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन आप खुद सॉल्व करके प्रॉपर देखो उस तरीके से, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ मतलब इस पेपर में आपको सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर है एटलीस्ट, तो उस टाइप के नए क्वेश्चन जब मिलेंगे तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। तो ये चीजें हैं, बाकी स्टार्ट करते हैं। तो एप्टीट्यूड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बताओ क्या करूं, सॉल्व करके आओ डाउट इसमें, है ना। एप्टीट्यूड में क्या ही डिस्कस करना है ना, तो लेकिन आपको सॉल्व करना है। मैं फिर से कर रहा हूं, घर पे तुम अगर इग्नोर कर रहे हो तो एग्जाम में भी मुश्किल आएगी, तो ये आपको है एटलीस्ट, चलो अभी नहीं तो एग्जाम के मान लो 5 दिन पहले 10 दिन पहले आप डिफरेंट एग्जाम्स के एप्टीट्यूड क्वेश्चन कलेक्ट करो और उसको ढंग से सॉल्व कर लो, है ना। ये है मतलब लाइक 400-500 क्वेश्चन सॉल्व कर लो एप्टीट्यूड के, सिर्फ गेट पीवाईक्यू के ही, चाहे वो गेट मैथमेटिक्स को, गेट स्टैटिस्टिक्स, गेट मैकेनिकल, गेट इलेक्ट्रिकल, जो भी है एप्टीट्यूड पोर्शन कॉमन है, तो वो आप करो सॉल्व। तो ये सॉल्व करके आना, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। बैच 3 का पहला लेक्चर यही था, बैच 5 का पहला लेक्चर यही था, बैच 3 जैम का है, बैच 5 एंड 6 हमारा गेट बैच है। बैच 5 में हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी मल्टीवेरिएट और रिग्रेशन बाकी है। मल्टीवेरिएट एक क्लास हुआ है, कल दूसरी क्लास होगी, तो कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिन में, और रिग्रेशन बाकी है। तो अभी हम कोशिश करेंगे रिग्रेशन और मल्टीवेरिएट का क्वेश्चन जो नहीं पढ़ा है वो हम नहीं करेंगे, बाद में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब करेंगे, मतलब ऐसा हुआ तो। चलिए, तो और आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करके आना है नेक्स्ट क्लास में, और जो डाउट रहेंगे वो पूछना है, और आप सिंसियर हो तो आपके रिजल्ट आएंगे, ये चीज है, वो चीज है। बस आप टाइम पास के लिए तैयारी कर रहे हो तो रिजल्ट भी टाइम पास वाला ही आएगा, वो दिख जाता है एग्जाम के बाद। हाँ, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा मल्टीवेरिएट? अभी 15 से पहले कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मुझे 15 को जाना है बाहर, तो 15 से पहले कंप्लीट हो जाएगा। रिग्रेशन की क्लास थोड़ा मेरा शेड्यूल बिजी होगा, तो मैं एक टीचर अरेंज कर रहा हूँ, देखते हैं कौन पढ़ाते हैं,
तो अभी मैं बता दूंगा आपको, है ना। तो रिग्रेशन कौन क्लास लेंगे। सो ये मल्टीवेरिएट कंप्लीट हो जाएगा अगले इस सप्ताह में। 3 दिन ये क्लास होगी, 4 दिन मल्टीवेरिएट वाला होगा, तो कंप्लीट हो जाएगा 15 से पहले, तो पक्का हो जाएगा, ठीक है, 15 दिसंबर से पहले। ये देखिए यहाँ पे जो मल्टीवेरिएट गेट में पढ़ना वो बेसिक ही है, क्योंकि एडवांस लेवल का नहीं है। आप देखते हैं जो भी टॉपिक्स है यहाँ इंट्रोडक्टरी लेवल पे ही है, वो एडवांस लेवल तक नहीं। आपको बस सब्जेक्ट का एक अंडरस्टैंडिंग चाहता है, चाहे क्वेश्चंस देख लो या चाहे आप सिलेबस देख लो। सिलेबस क्या है, हर टॉपिक में सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल का ही है, बहुत एडवांस लेवल तक नहीं जाता है गेट का सिलेबस। ये है, नेट का एक अलग लेवल है, वो अलग। यहाँ पे बहुत एडवांस लेवल तक नहीं जाता है गेट में। क्वेश्चन 11 में प्रॉब्लम नहीं, अभी प्रॉब्लम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अप्रोच डाउट क्लास नेक्स्ट टाइम होगा, ठीक है। तो अभी पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन अप्रोच क्या होगा, और जो डाउट रहेगा नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके आना है, और प्रॉपर 2-3 बार सॉल्व करके आओ। फिर भी जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मैं डाउट क्लास जैसे जान पे जैसे कराता हूँ अभी, तो वैसे ही, ठीक है। तो अभी बस ये देख लो हाउ टू सॉल्व, अप्रोच क्या है क्वेश्चन का, है ना। पहले क्वेश्चन देख के तो ये लगे ना कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, तभी तो आप सॉल्व करना शुरू करोगे। एक मतलब डायरेक्शन दिखे हमें, उस डायरेक्शन में काम करो, फिर आंसर आएगा। ये चीज है। तो क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला x बराबर -y² इन द लाइन y बराबर x+2, है ना। अब ये क्वेश्चन 11th 12th के एनसीईआरटी में भी है, स्पेशली 12th में जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर है उसमें भी है ये। तो मैं 11th 12th काफी पढ़ाया हूँ, और जैम में भी हालांकि आते हैं, गेट में भी। तो कुछ है नहीं इसमें ना, क्या करना है आपको, ग्राफ बनाने हैं, रीजन सेलेक्ट करना है, और या तो सिंगल इंटीग्रेशन से एरिया निकालो या डबल इंटीग्रेशन से, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो आपको इसमें एरिया फाइंड करना है ना। तो कुछ लोग पहले पूछ भी रहे थे क्या सर इंटीग्रल कैलकुलस गेट में है कि नहीं है। तो देखो इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन है ना, क्योंकि ऐसे अलग से लिखा नहीं है इंटीग्रल कैलकुलस वर्ड जो गेट के सिलेबस में, लेकिन जो कैलकुलस सेक्शन है उसमें रियल एनालिसिस का पोर्शन भी है, उसमें आपका इंटीग्रल भी है, डिफरेंशियल कैलकुलस भी है, सब उसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो एरिया निकालना है आपको यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी द 3x3 रियल मैट्रिक्स हैविंग आइगन वैल्यूज दिस। तो यहाँ क्या अप्रोच, यहाँ सिंपल अप्रोच है कि आपको ए की आइगन वैल्यू पता है λ1 λ2 λ3। तो एक बार ए की जगह λ1 रख दो तो बी की पहली आइगन वैल्यू आ गई, एक बार ए की जगह λ2 रख दो तो बी की दूसरी आइगन वैल्यू आ गई, फिर एक ए की जगह λ3 रख दो ए की जगह तो बी की तीसरी, तो बी की 3 आइगन वैल्यू आ गई। और अगर तीनों आइगन वैल्यू आ गई देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो आप, क्या होगा x माइनस, इसका मान लो b की आइगन वैल्यू आई μ1 μ2 μ3 एग्जांपल के लिए, तो x माइनस μ1 इंटू x माइनस μ2 इंटू x माइनस μ3 इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई बी मैट्रिक्स की। और कैली हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि एवरी मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर। फिर 13 क्या कह रहा है कि ए बी बी 2n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस, बी इन्वर्टिबल है। तो अगर बी इन्वर्टिबल है तो बी का रैंक क्या होगा, n। और n अगर इन्वर्ट है ना, रैंक n है बी का, तो ए बी का रैंक किसके इक्वल होगा, रैंक ए के। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, रैंक ऑफ बी ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, थ्योरम है हालांकि, है ना, ये थ्योरम है जो ऑप्शन बना के ना दे रखा है आपको स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको वेरीफाई करना हो तो कोई भी 3x3 का मान लो एक एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो आप। यू टेक वन एग्जांपल बी, मान लो आइडेंटिटी है फॉर एग्जांपल बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इक्वल हो जाएगा। तो ये थ्योरम है, तो इनफैक्ट रैंक n है इसलिए ट्रू रहेगा ये। यहाँ बोल रहा है ए बी द n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स। सो ए कोई भी n क्रॉस n की रियल मैट्रिक्स है। अगर a स्क्वायर x b है और इट हैज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी b बिलोंग्स टू Rn, मतलब कह रहा है कि b कुछ भी ले लो, इसका जो है a स्क्वायर x का x के पास सॉल्यूशन है ही हमेशा। तो सॉल्यूशन है इसका मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यही ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रैंक ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू रैंक ऑफ a स्क्वायर आगमेंटेड b। तो a स्क्वायर का रैंक और a स्क्वायर ऑगमेंटेड b का रैंक सेम होगा। तो कह रहा है देन ax इज इक्वल टू b आल्सो हैज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी b बिलोंग्स टू Rn। तो ये बताइए a स्क्वायर का रैंक और a का रैंक
अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या जरूरी है सेम होगा? तो सेम ही होगा। नहीं, जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ए कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, होता है ना ऐसा? आएगा ए इंटू बी जीरो हो जाता है, ए स्क्वायर नहीं आएगा। हाँ, ए स्क्वायर के नहीं होगा आई थिंक। हाँ, कॉम्प्लेक्स वाले में एक बार हमने किया था कि 2x2 की मैट्रिक्स है, उसका रैंक 1 था बट स्क्वायर करने पे रैंक 0 हो गई थी, वो 1i00 लेकर। हम लोग ये जानते हैं कि रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ये रियल मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। कॉम्प्लेक्स में ये जो आप कह रहे हैं हमने ये देखा था, कॉम्प्लेक्स के लिए थ्योरम ट्रू नहीं है, उसके लिए ट्रू है। ओके आई थिंक। अच्छा, ए इंटू बी ऐसा हो सकता है कि ए बी टू नॉन जीरो मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। हाँ ये है, अगर ए नॉन जीरो है तो ए स्क्वायर जीरो होगा, ऐसा नहीं होगा। आई थिंक ये ओके है, थ्योरम ट्रू है। ये जो स्टेटमेंट है ट्रू होगा। 0 0 मान लीजिए 0 1 0 है, तो अगर आप ए स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, चेक करके देखिए जरा कितना है। 0 0 0 मैट्रिक्स होगा 0 0 0। ओ, तो एक एग्जांपल पे देखो, अभी जो कह रहा था ना ए जीरो मैट्रिक्स है क्या? नहीं ना। और ए स्क्वायर क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया। 0 मैट्रिक्स तो इसका क्या मतलब है, रैंक ए यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 और रैंक ए स्क्वायर कितना है, 0 है ना? तो इस क्वेश्चन को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? सो हाउ टू जस्टिफाई, ये ऑप्शन ए तो ट्रू है, व्हाट अबाउट ऑप्शन बी, ट्रू या फॉल्स? तो अगर फॉल्स होगा तो मुझे कोई काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा, है ना? लेकिन यहाँ ये नहीं बोल रहा कि ax के पास सॉल्यूशन है तो a स्क्वायर, उल्टा बोल रहा है a स्क्वायर x के पास सॉल्यूशन है फॉर एवरी b बिलोंग्स टू Rn। तो a स्क्वायर का जो रैंक होगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि a स्क्वायर, हाँ मतलब a स्क्वायर नॉन जीरो हो और a जीरो हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ओके देन फाइन है। ये चूंकि यहां से यहां जाने में दिक्कत है, यहां से यहां आने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये यहाँ पे है कि a स्क्वायर x जो है हैज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी b बिलोंग्स टू Rn। यही सोचो आप, अगर a इंटू एक्स को मैं y ले लूं, मान लो इसको a स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a इंटू ax, और ax मान लो y है, ax इज इक्वल टू y अज्यूम करो, तो क्या बनेगा ये ay इज इक्वल टू b, जो कि इसके जैसा ही बन जाएगा। ay इज इक्वल टू b, x की जगह y है। तो अगर इसके पास हमेशा एक सॉल्यूशन है, चाहे b कुछ भी ले लो, तो इसके पास भी सॉल्यूशन आएगा। दिस विल हैव अ सॉल्यूशन। कन्वर्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये ओके है। रैंक ऑफ ए स्क्वायर ऑगमेंटेड बी जो है ना, वो हमेशा रैंक ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल है। तो ए और ए ऑगमेंटेड बी इक्वल होगा। ठीक है, ये ओके है, ये मतलब ये भी थ्योरम ही है। अब वेरीफाई करना तो कोई एग्जांपल लेके आप देख लो, अगर आप चाहो तो वेरीफाई करना है तो यू टेक वन एग्जांपल कि ए स्क्वायर एक्स बराबर बी हैज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी एक्स। तो क्या ax is equal to b has a solution for every x, for every b, है ना, b कुछ भी ले लो। एक तो अगर देखो, एक तो केस है, मान लो चलो यूनिक सॉल्यूशन अगर मान लेते हैं कि मान लीजिए इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो उस केस में a स्क्वायर का डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा ना। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन के पास, a स्क्वायर x इज इक्वल टू b जो है, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो डिटरमिनेंट a स्क्वायर इज नॉन जीरो, द डिटरमिनेंट a इज नॉन जीरो। तो यहां से डिटरमिनेंट, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये तो गारंटी हो गया, क्योंकि डिटरमिनेंट a स्क्वायर नॉन जीरो है, डिटरमिनेंट a नॉन जीरो होगा। अब a स्क्वायर x बराबर b है ना, जिसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो डिटरमिनेंट उसका जीरो हो जाएगा a स्क्वायर का। तो उस केस में a का भी जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है, गारंटी दे रहा है कि a स्क्वायर एक्स दिस हैज सॉल्यूशन फॉर एवरी b बिलोंग्स टू, तो कुछ भी ले लो b। तो इसका मतलब आई थिंक ये है ना कि b हम अगर कुछ भी अज्यूम करेंगे, b क्या है, Rn में है, तो मतलब b जो है इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ a स्क्वायर।
तो B इज इन कॉलम स्पेस ऑफ A स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि कोई भी B आप ले लो, दैट कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ A, कॉलम्स ऑफ A स्क्वायर। तो दैट कैन बी रिटन एज अ कॉलम ऑफ A। दिस इज फाइन, ठीक है ना। Ax इक्वल टू y ले लो तो उससे इसके जैसा ही बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। आंसर भी चेक कर लेना, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। यहाँ पे आइए, अब ये जैसे, तो अभी कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैथ्स क्या है ना, 70-30 का यहाँ भी रेशियो चल रहा है, 3 आया ना, देखिए। सो कंसीडर द प्रोबेबिलिटी स्पेस, ऐसा फिक्स नहीं किया ना सिलेबस में, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा सोच रहा हूँ, जैम में फिक्स है। तो देखो कंसीडर द प्रोबेबिलिटी स्पेस आपको दे रखा है ओमेगा 02 है, और ये सिग्मा फील्ड दे रखा है फाई ओमेगा 0112, then x and let xy be the two functions on omega defined है। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन ही तो होता है। अब आपसे पूछ रहा है कि x के पास वैल्यू 1 है, 2 है, अगर ओमेगा ये है, y के पास वैल्यू 2, 3, ओमेगा ये है, सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन पता है ना, क्या होता है, कौन सा रैंडम वेरिएबल है ये बताइए। x, फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड ओवर द सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी स्पेस। ओके, और इसीलिए सर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि x g पे डिफाइंड है, स्ट्रिप g पे डिफाइंड है। रैंडम वेरिएबल कहाँ से कहाँ का फंक्शन है, डोमेन क्या है रैंडम वेरिएबल का, प्रोबेबिलिटी स्पेस 2, अलग की प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं है रैंडम वेरिएबल में, सैंपल स्पेस 2 r, ठीक है ना। बट ये होता है इनवर्स इमेज जो होता है ना, x इनवर्स इनवर्स इमेज ऑफ बोरेल मेजरेबल फंक्शन या बोरेल सेट है ना, बोरेल सेट यहाँ पे, तो वो जो होगा दैट मस्ट बिलोंग टू द सिग्मा फील्ड। सो इनवर्स इमेज जब आप लोगे ना, सो यहाँ पे x इनवर्स 1 ले लो फॉर एग्जांपल, ये आएगा, x इनवर्स 2 ये आएगा, यहाँ y इनवर्स अगर 2 लिखोगे या माइनस इन्फिनिटी से 2 लिख लो तो ये आएगा, ये है क्या वहाँ पे। तो सिंपल ये देखना है कि ये वाला जो इनवर्स इमेजेस हैं, ये तो फंक्शन है xy, जब इनवर्स इमेज लोगे सो दैट मस्ट बिलोंग टू द सिग्मा फील्ड। तो यहाँ जो इनवर्स इमेजेस हैं ये आएंगे, अब बोला ना y बराबर fx, तो x बराबर f इनवर्स y, तो इनवर्स इमेज x आ जाता है, तो इनवर्स इमेज x आ जाएगा, तो ये x है। सो ये चूंकि ये दिस सेट डज नॉट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, सो y इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल, x इज अ रैंडम वेरिएबल, बिकॉज़ दीस टू बिलोंग टू द सिग्मा फील्ड। तो इसलिए x रैंडम वेरिएबल है। इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दीजिए। किसका? इसका, इसी का रैंडम वेरिएबल कैसे होगा? हाँ, आप डेफिनेशन याद कीजिए, डेफिनेशन क्या है रैंडम वेरिएबल का। रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन ये है कि रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा, अभी मैं g लिख देता हूँ, g इज द सिग्मा फील्ड, टू r सच दैट कि x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू x, इसका मतलब होता है ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा सच दैट x ऑफ ओमेगा लेस देन इक्वल टू x। तो ये जो सेट है, दैट सेट मस्ट बी एन इवेंट। इसका मतलब क्या है, दैट सेट मस्ट बी एट इवेंट। तो इवेंट का डेफिनेशन क्या है, कोई बताओ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इवेंट? सर जब सिग्मा फील्ड दिया रहेगा तो एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा फील्ड Yes. नोन एज इवेंट। हाँ, तो इसका मतलब है ये जो सेट मैंने लिखा है दैट मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, तो यहाँ सिग्मा फील्ड मैंने जी लिया है, तो जब सिग्मा फील्ड दिया होगा तो एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा फील्ड आर इवेंट्स एक्चुअली, नॉट एवरी सबसेट ऑफ ओमेगा इज इवेंट, सबसेट ऑफ ओमेगा इज मे नॉट बी इवेंट, है ना। जैसे इसी केस में यहाँ, अच्छा क्वेश्चन में all subsets of omega are not event, only those subsets of omega are event which are present in the sigma field, ठीक है। तो so that set must be in G। अब यही चीज आपको, यही डेफिनेशन वहां पे अप्लाई, इस डेफिनेशन पे वो क्वेश्चन है कि इस रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं। तो ये चीज आप फाइंड करोगे, -1 तो वो एक सेट आएगा, -2 दूसरा सेट आएगा। सो आप चेक करो, एक बार x के लिए चेक करो सेम चीज, और y के लिए चेक करो, तो ये रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन है और इसी पे वो क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ फाइंड करता हूँ x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू 1, तो ये वाली सेट क्या आएगी,
मुझे इसका मतलब मुझे वैसा ओमेगा चाहिए जिसके लिए x ओमेगा लेस देन इक्वल टू 1 आ जाए। अब x के पास दो ही वैल्यू है, 1 या 2, तो x 1 ही अटेन कर सकता है और तो कुछ कर नहीं सकता। तो x बराबर 1, x बराबर 1 कब है? व्हाट इज द ओमेगा फॉर दैट x इज इक्वल टू 1? चेक करो। तो ये सेट आपका 0 1 है एंड दैट मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड। सिग्मा फील्ड में है कि नहीं? है सर। है। और यहाँ देखिए यहाँ क्या प्रॉब्लम होगा, यही चीज मैं y के साथ करूंगा ना, यही चीज मैं y के साथ करूं, माइनस इंफिनिटी टू 2, यहाँ 2 लिखा ना, 2 लेता हूं मैं पहले, क्योंकि 2 से पहले सपोर्ट तो है ही नहीं। तो दिस, तो इसका मतलब वो ओमेगा जिसके लिए y ऑफ ओमेगा लेस देन इक्वल टू 2। अब यहाँ मैंने 2 से y के रेंज में दो ही वैल्यू है, y का सपोर्ट में दो ही वैल्यू है 2 और 3, तो y विल टेक 2 वैल्यू है। अब y बराबर 2 कब है? तो मुझे ओमेगा कलेक्ट करना है, व्हाट आर दोस ओमेगा फॉर व्हिच y इज 2। सो ये सेट निकल के आ गया 0 से 1.5। क्या ये बिलोंग कर रहा है जी में? नहीं सर। तो इसीलिए रैंडम वेरिएबल नहीं है, so that's why it is a not a random variable and this is a random variable। आगे भी कर सकते हो, एक के लिए चेक किया मैंने, आगे भी करना पड़ेगा। इनफैक्ट यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर ले लो, मैंने 1 लेके चेक किया, अगर मैं 2 यहाँ लिया होता, एग्जांपल के लिए मान लो इसको अपडेट करता हूँ, 2 लेता तो यहाँ 2 आता। अब x लेस देन इक्वल 2 हो गया तो दोनों सेटिस्फाई कर गया। तो होता क्या है, फिर यूनियन लेना पड़ेगा इसका, तो यूनियन लेंगे आप दोनों का, तो ये 0 से 2 पूरा आ जाएगा, जो कि आपका क्या था, ये था। तो ये उस केस में ओमेगा के इक्वल आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी सिग्मा फील्ड में है। तो ये इनफैक्ट यहाँ x कोई भी रियल नंबर लेंगे तो वो रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन सेटिस्फाई कराना है। तो x इज अ रैंडम वेरिएबल, y इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल। अब यहाँ देखिए ये कह रहा है कि फाई डिनोट कर रहा है CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, तो नॉर्मल 0 1। इफ द रैंडम वेरिएबल x हैज CDF दिस, फिर से समझिए, आप जब ये पिछला क्वेश्चन देख रहे थे ना जैम वाले में कि फाई z x था, वैसे केस यहाँ भी है, सेम केस, कि अभी हमारे पास जो x का CDF है, ये x का CDF है, फाई क्या है, z है यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, पूछ रहा है कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपको बस CDF का डेफिनेशन लगाना है। तो जैसे पहला ऑप्शन आप इजीली कर सकते हो, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि CDF ऑफ x एट -1। तो आपको बस ये पहचानना है कि ये जो x है यहाँ -1 है, ये किस में है, इसमें है या इसमें है। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पुट कर दो आप, तो ये हो जाएगा फाई z, नहीं लिखेंगे मतलब वही है, z नहीं भी लिखोगे तो अंडरस्टूड है, वही मीनिंग है। और -1 रखो, -1 + 1 0, और फाई ऑफ 0 कितना होता है, हाफ। तो ये ओके है, और चूंकि ये सिंगल करेक्ट है क्योंकि यहाँ ईज है, तो ये सिंगल करेक्ट है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब गलत होगा, आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये फाइन कर सकते हो सिमिलर वे में, चेक करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है x रैंडम वेरिएबल है जिसका PDF ये दे रखा है आपको। ये PDF क्या है, अच्छा अगर मैं y बराबर x की पावर अल्फा ले लूंगा ना, तो ये y का PDF निकल के आएगा। अगर y को आप x की पावर अल्फा ले लो तो डेरिवेटिव करोगे, अल्फा इंटू एक्स की पावर अल्फा -1 डेरिवेटिव में चला जाएगा, तो ये बचेगा लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा y मोर देन 0। तो ये y का PDF है जब मैं y x की पावर अल्फा लेता हूँ। तो यहाँ से पता चल गया आपको y जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है विथ मीन 1/लैम्डा। अब पूछ रहा है कि द मीडियन ऑफ x इज 1 और द थर्ड क्वांटाइल ऑफ x इज 2। तो मीडियन ऑफ x इज 1, तो इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, मीडियन का इसका फॉर्मूला होता है log 2 upon। अच्छा वैसे भी कर सकते हो आप, नहीं तो क्योंकि x के बारे में बोल रहा है, ये y का नहीं बोल रहा है, x का बोल रहा है। y का तो हमने ट्रांसफॉर्म किया अपने कंफर्ट के लिए सोच रहा था, लेकिन इसको बिना यूज किए भी आप कर सकते हो, इसको छोड़ दो अभी। तो fx ऑफ मीडियन 1 है, तो मतलब CDF 1 पे जो आएगा वो हाफ के इक्वल आएगा, एंड इसका थर्ड क्वांटाइल 2 है, तो CDF 2 पे किसके इक्वल आएगी, थर्ड क्वांटाइल क्या होती है, 3/4।
तो 0 फर्स्ट क्वांटाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, ये क्वांटाइल भी तो वही है, क्वार्टाइल लिखना चाहिए, फोर्थ। तो इसमें 1/4 प्रोबेबिलिटी है, इसमें 1/2। क्या बोला, थर्ड क्वांटाइल ना, तो यहाँ 3/4। ठीक है, तो ये है। अब ये 2 इक्वेशंस है आपके पास और 2 अननोन्स है। यहाँ क्या क्या अननोन है, लैम्डा एंड अल्फा। तो इसको यूज मत करो, ये भी एक अप्रोच है बट छोड़ दो, यहीं से आ जाएगा। अब इसका सीडीएफ निकाल सकते हो ना, 0 से x में इंटीग्रेट कर लो इसको, तो सीडीएफ आ जाएगी। और सीडीएफ आ गई तो एक इक्वेशन सीडीएफ में 1 रख दो, हाफ के इक्वल करो, सीडीएफ में x को 2 रख दो, 3/4 के इक्वल करो, और देन आप सिंप्लीफाई करके लैम्डा एंड अल्फा की वैल्यू निकाल लो। तो लैम्डा एंड अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। तो वही पूछा है आपसे कि व्हाट इज द लैम्डा एंड अल्फा। सो 2 इक्वेशंस आर देयर एंड 2 अननोन्स आर देयर। और ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए कि मीडियन कॉन्टिन्यूअस के केस में मीडियन की ये डेफिनेशन ही है, चलेगा। थर्ड क्वांटाइल का ये डेफिनेशन है, मतलब चल जाएगा कॉन्टिन्यूअस के केस में। इनफैक्ट थ्योरम है ये, इन जनरल डेफिनेशन अलग है बट कॉन्टिन्यूअस में ये वर्क करेगा, डिस्क्रीट में ये वर्क नहीं करेगा, है ना। तो सर यहाँ पे क्वांटाइल है और एक क्वार्टाइल कैसे अज्यूम करें? हाँ, मतलब यहाँ कहने का भी मतलब है, थर्ड क्वांटाइल लिखा है तो इसका कहने का मतलब ये क्वार्टाइल ही है, क्योंकि क्वांटाइल कॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब p 0 to 1 के बीच कुछ भी हो सकता है क्वांटाइल में। क्वार्टाइल में फिक्स कर रखा होता है ना, p जैसे या तो है ना 1/4 है, 1/2 है या 3/4 है, इस तरह से। तो ये थर्ड क्वांटाइल लिखने का मतलब वही मतलब है, थर्ड क्वार्टाइल ही है एक्चुअली। इस बार थ्योरी में पढ़ाएं, अगर आप जैम वाले रिकॉर्डिंग वीडियोस देखोगे, क्योंकि जैम के सिलेबस में ये सब ऑलरेडी है, तो क्योंकि जैम जो पढ़ा रहा था क्वांटाइल क्वार्टाइल का वहाँ डेफिनेशन आप देख सकते हो क्या होता है, तो उसके हिसाब से फिट करना पड़ेगा। तो आप क्या कह रहे थे, यहाँ क्वांटाइल क्वार्टाइल होना चाहिए, क्या कह रहे थे? नहीं सर, क्वार्टाइल पता है, क्वांटाइल नहीं पता था। अच्छा, क्वांटाइल पता ही नहीं है। क्वांटाइल का डेफिनेशन क्या है? मतलब क्वांटाइल हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x, अगर pth क्वांटाइल है तो हाँ, pth क्वांटाइल इन जनरल होता है, x का pth क्वांटाइल मान लो कोई नंबर x है, pth क्वांटाइल ऑफ x इज, मान लीजिए नंबर रैंडम वेरिएबल x इज लेट्स से स्मॉल x, इफ एंड ओनली इफ। किसी को याद है, बताओ जरा इन जनरल डेफिनेशन। x लेस देन इक्वल टू x इज इक्वल टू p। नहीं, ये होगा कॉन्टिन्यूअस के लिए। ये चीज जो आप कह रहे हो ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में वैलिड है, डिस्क्रीट में ये वैलिड नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस के लिए है। तो ये तब है जब x अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तब ये वैलिड होगा। When x is a continuous random variable, then ये वर्क करेगा कि CDF at x is p if and only if। अगर ये मिक्स्ड है या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो इसमें और एक ऐड हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस p। तो यहाँ होता है कि pth quantile of capital X is x if and only if probability x less than equal to x and probability x more than equal to। किसी को याद है, कोई और ट्राई करो, क्या होता है pth को? p होगा सर, ग्रेटर देन इक्वल टू p होगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू p, ग्रेटर देन इक्वल टू p और इसमें 1 माइनस लेस देन इक्वल टू p होगा, मोर देन इक्वल टू 1 माइनस p। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है इसका इन जनरल, है ना। ये सब ऑप्शन में भी आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये चीजें हैं। सो ये इन जनरल डेफिनेशन है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, CDF इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द सपोर्ट ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। लेकिन मिक्स और डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होता, है ना। इनफैक्ट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उसका CDF एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ऑन द सपोर्ट। और डिस्क्रीट में क्या होता है CDF, ये इस तरह से चल रहा होता है स्टेप फंक्शन। तो वो तो वहां पे तो मतलब ये है कि मीडियन कॉन्टिन्यूअस में हमेशा यूनिक आता है, क्यों? क्योंकि उसका CDF स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। और इनफैक्ट क्वांटाइल्स जो होगा कॉन्टिन्यूअस में यूनिक आएगा,
कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन डिस्क्रीट में यूनिक नहीं हो सकता है, मीडियन भी डिस्क्रीट में मे नॉट बी यूनिक, ये चीज है। तो ये इन जनरल डेफिनेशन है क्वांटाइल का। अब यही रिड्यूस हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस है तो रिड्यूस हो जाता है इक्वलिटी में, यही चीज इक्वलिटी आ जाएगी। सर जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है हाँ हाँ इक्वल होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। उस केस में सर मैंने एक फॉर्मूला ये जो होता है QI इक्वल टू स्मॉल n प्लस 1/4 इंटू XI पोजीशन, इस टाइप का कुछ होता है, उससे Q1 Q2 Q3 निकालते हैं। तो वो जो होता है और ये जो भी क्वांटाइल पढ़ रहे हो वो दोनों सेम ही होता है? हाँ सेम ही है, वो वही है। एक्चुअली यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं रैंडम वेरिएबल के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग डेटा पॉइंट्स के लिए पढ़ते हैं वो अलग है, मतलब क्योंकि वहां पे डिस्क्रीट पॉइंट्स हो गया है ना। जैसे अभी एग्जांपल के लिए जब हम लोग मीन पढ़ते थे बचपन में, 4 नंबर दिया है तो एवरेज ले लिया, वो मीन है वहां पे डेटा पॉइंट के लिए। अभी रैंडम वेरिएबल में मीन का मतलब EX है, तो उस तरह से है। तो सेम वहां पे भी है कि जब आपके पास डेटा पॉइंट है तो उसके लिए डेफिनेशन अलग होगा क्वांटाइल और उस क्वार्टाइल का, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन रैंडम वेरिएबल के लिए डेफिनेशन है ये चीज। आगे कह रहा है कि x be the random variable having Poisson distribution, तो इजी है ये, एक्सपेक्टेशन है, इसका फॉर्मूला हमने लिखा था। तो ये जस्ट आपको क्या करना है, समेशन 1/1 प्लस x प्रोबेबिलिटी एट x। अब यहाँ x मोर देन 0 दिया है तो x की वैल्यू 1 से इंफिनिटी और अपॉन में प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0, ये इसका डेफिनेशन है, ये अप्लाई कीजिए। तो इसको बस सॉल्व करना है आपको, तो इससे आ जाएगा, इसका बस फॉर्मूला लगाना है, कंडीशनल है दिस ओवर दिस, तो ये आ जाएगा। ये बोल रहा है कि x के पास PDF है तो ये गामा है ना, तो जो मैं नोटेशन यूज कर रहा हूं उसके लिए गामा अल्फा और लैम्बडा हो गया, बीटा की जगह लैम्बडा है यहाँ पे। इस तरह से पूछ क्या रहा है, which of the following statement is not true, तो आपको क्या करना है EX, तो EX तो इसके लिए है ना, यहाँ पे सपोर्ट इसका रहता है अल्फा मोर देन 0 लैम्बडा मोर देन 0, तो EX तो एग्जिस्ट करेगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर आपके पास वेरिएंस ऑफ x एग्जिस्ट करेगा, ये भी ट्रू है। थर्ड ऑप्शन हाँ यहाँ प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो आप ब्रेक करते हैं तो वो उस तरह से आ जाए, यहाँ पे अल्फा माइनस 1 हो जाएगा ना। हाँ तो अल्फा अगर वहाँ 1 हो गया तो नॉट डिफाइंड टाइप का, या कुछ छोटा हो गया तो डिफाइन नहीं होगा। हाँ ये चीज है, तो एक ही सिंगल करेक्ट है ये, फिर से ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो एक पूछ रहा है बस, तो एक ये नॉट ट्रू है, तो दिस इज नॉट ट्रू। इसको सिंपली प्रूव किया जा सकता है कि आप e ऑफ 1/x का एक्सप्रेशन लिखिए, तो उसमें आपको इसी गामा के फॉर्म का बनेगा, ऐसा ही बनेगा, बट अल्फा की जगह अल्फा माइनस 1 आ जाएगा, तो वहां अल्फा माइनस 1 शुड बी मोर देन 0, तो अल्फा मस्ट बी मोर देन 1, तब जाके e ऑफ 1/x एग्जिस्ट करेगी, ये है। बाकी इसको ब्रेक कर सकते हैं तो ये ओके है, बट यहीं पे नॉट ट्रू आ गया तो इसको अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। ये आपके पास ज्वाइंट PDF है, एक कंडीशनल निकाल सकते हैं इजीली, इसका डेफिनेशन तो पता ही है, कंटीन्यूअस है ना, तो x टाइम f ऑफ y गिवन x गिवन y बराबर y नॉट और अपॉन फिर PDF ऑफ y एट y नॉट, यही आ जाएगा। फिर अच्छा ये तो कंडीशनल लिख दिया ना, सॉरी, डिवाइड करेंगे तो मतलब ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल आएगा ना y का, अभी तो रहने दो, एंड दिस इक्वल टू हाफ है, तो इसको इंटीग्रेट कर लो। तो ये फॉर्म डेफिनेशन बेस्ड है, सिंपल थ्योरम फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे ब्रेक करो। तो कैलकुलेशंस इसमें है, इसमें कैलकुलेशन करना है आपको। कह रहा है कि सपोज देयर आर 5 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 3 ब्लू पेन 1 रेड पेन एंड 2 ब्लैक पेन, तो 5 बॉक्स है, हर बॉक्स में क्या है 3 ब्लू है 1 रेड है एंड 2 ब्लैक है। अब पूछ रहा है कि 1 पेन इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ दिस 5 बॉक्सेस, अब पांचों बॉक्स में से एक एक पेन आप फाइंड कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं, उसमें से ड्रॉ कर रहे हैं। सो इफ द रैंडम वेरिएबल x1 डिनोट द टोटल नंबर ऑफ ब्लू पेन्स ड्रॉन, टोटल नंबर ऑफ ब्लू पेन्स ड्रॉन है ना, एंड द रैंडम वेरिएबल x2 डिनोट द टोटल नंबर ऑफ रेड पेन्स ड्रॉन,
देन क्या प्रोबेबिलिटी x1 2 होगा और x2 1 होगा। तो मतलब आपके पास कितने बॉक्स थे? 5, है ना? और पांचों बॉक्स में 3 बॉल 3 ब्लैक 1 रेड। अच्छा ये कलर सेम हो गया यहाँ पे, ब्लू मतलब नोटेशन में सेम हो रहा है ना, तो ब्लू ब्लैक ओके। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा बताइए। आपके पास टोटल 5 बॉक्सेस है, देयर आर नंबर ऑफ ट्रायल इज 5, ठीक है। हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट है, 1 पेन ड्रॉ किया ना। अच्छा एक विदाउट रिप्लेसमेंट, एक ही पेन ड्रॉ किया है, तो 1 पेन ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द 5 बॉक्स। तो नंबर ऑफ ट्रायल 5 है ना, 5 बॉक्स आपके पास है, पांचों में से एक ड्रॉ कर रहे हैं। अब आपके पास कितने चॉइसेस हैं? अब देयर आर 5 ट्रायल्स, तो इन 1 ट्रायल कितने चॉइस है आपके पास? एक बॉक्स से मैं कोई पेन ड्रॉ कर रहा हूं तो कितनी चॉइस है मेरे पास? सर सिर्फ ब्लू पेन लेना है क्योंकि मैं पूछ कह रहा हूं कितनी चॉइसेस है? 5 चॉइसेस। 5 चॉइस थोड़ी है, एक बॉक्स। 5 से 1। ढंग से देखो, एक बॉल में कितने, एक बॉक्स में कितने पेन्स हैं, कितने टाइप के पेन्स हैं? 3 चॉइस है। हाँ 3 चॉइस है। अगर 2 चॉइस होता ना तो ये बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल हो जाता। तो यहाँ पे कितने चॉइस है? अच्छा उसने पूछा क्या है कि 5 ड्रॉ, x1 डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ब्लू पेन, x2 डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रेड पेन्स, सक्सेस 1 सक्सेस 2 फेलियर। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये x1 x2 का जॉइंटली क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? तो बाइनोमियल होगा मतलब ट्राइनोमियल। हाँ ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल विथ व्हाट पैरामीटर्स? n 5 है, p1 क्या है, p2 क्या है? p1 का मतलब p1 से ब्लू पेन होगा तो ब्लू कितना है? 3/5। 5 है 6 है? 9 हो गया, सॉरी कितने हैं? 3 ब्लू 1 रेड और 2 ब्लैक। और 5 अरे 6। एक बॉक्स में कितने पेन है टोटल? 6 है ना? हाँ 6, उसमें टोटल पेन है, ब्लू कितने हैं? 3 है, तो 3/6। और x2 किसके बारे में बात कर रहा है? रेड पेन के बारे में बात कर रहा है। 1/6। सो रेड कितने हैं? 1 है, 1/6। तो ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब ये ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब x1 बराबर ट्राइनोमियल में x1 बराबर 2 एंड x2 बराबर 1, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। बच कितना गया? 2 + 1 3 ही है, ट्रायल तो 5 था, तो 2x ये आएगा, p1 की पावर 2 p2 की पावर 1 1 माइनस p1 माइनस p2, ये फेलियर होता है, उसकी पावर 2। देखो क्या आएगा, पुट कर लो p1 p2। तो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ। अब एग्जाम में डिसाइड करना पड़ेगा कैसे सॉल्व होगा, घर पे तो कहीं देख कर, लेकिन आपको एग्जाम में लॉजिक आने चाहिए कि हाँ कैसे पता चलेगा क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा सारे क्वेश्चन। अगर बॉक्स में 2 टाइप के ही पेन होता, ब्लू या ये, तो सिर्फ बाइनोमियल हो जाता। इस अगर 4 टाइप के पेन होता तो उस तरह से मल्टीनोमियल होता, फिर एक और रैंडम वेरिएबल आ जाता। ठीक है सॉल्व कर लो, देख लो आंसर आ जाएगा, कर लेना इसको सॉल्व। ये कह रहा है कि x and y and b are 2 sequence of random variables and x y be 2 random variables, all of them defined on the same probability space, then which of the following statement is true? So x and y n are 2 sequences of random variable, x y are defined on the same probability space. Okay, so then you see the correct statement. xn converges in distribution to then xn converges to probability. True या false? True sir। हाँ, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में इफ एंड ओनली इफ होता है,
ये ट्रू हो गया, और इसमें सिंगल करेक्ट ही है ये ई से बोला ना, तो एक ही करेक्ट चुनना है, तो पहला ही हो जाएगा, बाकी गलत ही हो जाएगा। कन्वर्जेंस इन प्रॉपर्टी टू एक्स, देन इन थर्ड मीन नहीं, है ना, क्योंकि जो rth मीन वाला कंडीशन है वो स्ट्रॉन्गर कंडीशन है, तो वो इम्प्लाई करेगा इसको, ये उसको इम्प्लाई नहीं करेगा। कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x एंड y इन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू y, तो क्या सम कन्वर्ज करता है? नहीं होगा। हाँ, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी में ऐसा होता है, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होगा। और यहाँ भी ऐसा ही है कि e ऑफ xn कन्वर्ज कर रहा है ex पे, तो क्या xn कन्वर्ज कर रहा है फर्स्ट मीन में? इसका मतलब ये होता था कि मॉड ऑफ xn माइनस x कितना, इसकी लिमिट तो ये इसको इम्प्लाई करता है। अगर ऐसा होगा तो e ऑफ xn की लिमिट जो होगी वो ex होगी, और ये इसको इम्प्लाई नहीं करता है, दिस विल इम्प्लाई दिस। सो अगर ऐसा है तो ये थ्योरम है, इफ एंड ओनली इफ नहीं है, अगर ऐसा है तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये होगा तो वो इम्प्लाई करेगा। तो उसे थ्योरम्स आपको देखने पड़ेंगे कन्वर्जेंस वाले जो है। ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल विथ मीन लैम्डा है। पूछ क्या रहा है आपसे, y1 y2 yn be a random sample of size n from population having same dense distribution as x square। अच्छा, तो मतलब yi बराबर xi स्क्वायर है, ठीक है। तो y बार क्या है, तो y बार तो समझ आ ही रहा है आपको कि y बार इज इक्वल टू 1/n समेशन xi स्क्वायर, ये ना, ये चीज है। तो पूछ क्या रहा आपसे, तो इजी लग रहा है, तो पूछ रहा है कि दिस इज मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर निकालने हैं। तो आपको क्या करना है, y बार बराबर ई वाई, यही ना, फिर एक ही पैरामीटर है, तो एक ही पैरामीटर, इसी से आंसर आ जाएगा बस। तो y बार को ई वाई के इक्वल कीजिए, और ई वाई इज नथिंग बट ई एक्स स्क्वायर, तो ई एक्स स्क्वायर निकालो और y इसके इक्वल रखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन यही आ जाएगा, ठीक है ना, तो उससे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास दे रखा है x1 x2 xn be a random sample of size n from population having PDF this। तो फिर से यहाँ पर log x को मैं अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है। हाँ, तो उस केस में है ना, log x को अगर मान लो आप y ले लो, log x को, log x स्क्वायर को ले लो आप, ठीक है, log x स्क्वायर को y ले लो। तो अगर मैं y बराबर, हाँ डायरेक्ट से भी आ जाएगा, है ना, तो बिना सब्स्टिट्यूशन भी आपका आ जाए, जैसे भी कर लो, है ना। तो ये क्योंकि सपोर्ट फ्री है पैरामीटर से, तो डायरेक्टली लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो और आप मैक्सिमाइज करो किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, तो ये इजी है, डायरेक्टली आप मैक्सिमाइज कर लो। ये x1 x2 xn भी रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म, तो यहाँ बस थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना कि ईच xi यूनिफॉर्म 1/3 कॉमा थीटा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ, तो जस्ट मीन निकाल लो, चाहो तो सीधा सीधा, या थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। तो y क्या है, मैक्सिमम है, मतलब y इज nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो y इज nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो उससे हो जाएगा ना। तो यहाँ पे तुम पहले क्या करो, xn माइनस 1/3, तो ये क्या बनेगा, यूनिफॉर्म 0 थीटा माइनस 1/3, और इसको फिर x, तो उससे इजीली आ जाएगा, है ना। तो ये आपका यूनिफॉर्म 0 1 आ जाएगा, फिर इसका मैक्सिमम लगा दो, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस, हाँ, और इससे इजीली प्रूव हो जाएगा 2 लाइन बाद बस। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा नहीं n,1, क्योंकि n लिया ना यहाँ पे, तो n लिया तो n,1, अब बस मीन लगा दो तो ये आ जाएगा, सीधा सीधा ऑप्शन आ जाएगा। या और भी तरीके हैं, आपको अनबायस चेक करना था, मीन लगा दो सब पे। ये आइए इसका देखते हैं, ये तो अभी कल ही हमने लिखा था, ये देखो
ये जो स्टेटमेंट है कि x1 x2 xn y1 y2 yn are independent in IID distributed random variable vectors each having multivariate normal distribution with mean vector mu and variance covariance matrix या covariance matrix आपका सिग्मा है। तो x बार बताइए आपको, y बार भी पता है क्या होता है। सो पूछ रहा है कि एक ऐसा C एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए x बार माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x बार माइनस म्यू हैज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद p डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ या ना, पहला ऑप्शन यस सर। है ना। C को क्या रखना पड़ेगा उसके लिए, 1 रख दो। यस सर। हाँ 1 रख दो, क्या दिक्कत है। तो हो जाएगा। तो इसका हमने देखा था सर x bar follows normal in p mu sigma square by n। सो उससे आता है कि यहाँ पर जो सिग्मा इनवर्स है उस पे n भी रूट n रहेगा ना, तो इसलिए जो भी कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी देख लेना। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, यहाँ पे क्या है np, इतना थोड़ी जरूरत है। उसको ब्रेक कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो डायरेक्टली आ जाएगा x bar minus mu sigma by root n सिग्मा बाई follows रूट। normal p 0 i, हाँ normal p 0 i, फिर उसको सर डबल मतलब हाँ ठीक है, ये आ जाएगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ना दिमाग में लगाना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा सिंपली उससे। ये एक्चुअली जो सिंगल वेरिएट में आपका जो आप बता रहे थे ये कि x बार माइनस म्यू बाई क्या होता है, सिग्मा अपॉन रूट n। हाँ follows normal 0 तो इसका स्क्वायर क्या फॉलो करता है, यहाँ स्क्वायर लगा दूं और यहाँ n हो जाएगा, है ना। तो n कर लो। अच्छा n1 या nc को n लेना पड़ेगा ना उस तरह से। तो यहाँ से है ना मल्टीवेरिएट में जब कन्वर्ट करोगे तो x बार माइनस म्यू सिग्मा स्क्वायर का इनवर्स और x बार माइनस म्यू ये है, यहाँ n कर दो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आ जाएगा। बट ये पहला स्टेटमेंट ओके है। बाकी जरूरी नहीं। यहाँ पे x बार क्यों लेंगे हम, है ना। यहाँ पे जो आपको म्यू वेक्टर दे रखा है तो x बार लेने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ म्यू वेक्टर के लिए थ्योरम है ये, तो ये थ्योरम ही है मतलब। तो थ्योरम का जस्ट स्टेटमेंट है। तो आप ये देख सकते हो ना, ज्यादातर क्वेश्चन क्या है, थ्योरम के स्टेटमेंट बना के ऑप्शन दे रहा है, ये थ्योरम ही है। अच्छा इसका देखो क्या होगा, कंसीडर द फॉलोइंग रिग्रेशन मॉडल दिस अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 लॉग। हालांकि मैं थ्योरी पढ़ा नहीं है इसका, है ना। तो सो कह रहा है कि fx दे रखा है आपको, ये डबल एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ है। देन उसी द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो MLE ऑफ अल्फा नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, MLE ऑफ अल्फा 1 डज नॉट एग्जिस्ट, लिस्ट स्क्वायर सर ये इजी है सर। बताओ क्या आंसर है। सर उसको सर वन साइड कर लेंगे होंगे yk माइनस अल्फा नॉट माइनस अल्फा 1 log k इक्वल टू एप्सिलॉन k। फिर एप्सिलॉन k फॉलोज करता है क्या, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो x का डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ। फिर उधर से x की जगह पूरा मतलब वो पूरा वैल्यू लिख देंगे एप्सिलॉन k। फिर उसके बाद मैक्सिमम लाइक्लीहुड निकालेंगे, उसको यहाँ पर अल्फा नॉट और अल्फा 1 उसकी डेरिवेटिव करेंगे, तो उसका अल्फा 1 और अल्फा नॉट का वैल्यू निकलेगा। नहीं निकला तो डज नॉट एग्जिस्ट, निकलेगा तो मतलब जैसे डाल मैक्सिमम लाइक्लीहुड निकालते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है कि जो आपका लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर होता है वही MLE होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, जस्ट कि अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 x होता है ना, तो x की जगह log k कर दिया इन्होंने, है ना। तो ये है, अदरवाइज क्या log के तो कांस्टेंट है मतलब। हाँ यहाँ पे ये डबल एक्सपोनेंशियल है, तो इसका मीन तो 0 है और b 1 है, तो वेरिएंस इसका कितना होता है 2b। तो ठीक है, तो करना पड़ेगा कैलकुलेशन इसका, है ना।
कैलकुलेशन करके Also that calculation देखना से पड़ेगा। ठीक है, अभी थ्योरी पढ़ना तो इसको देखते हैं अभी एटलीस्ट, है ना। हमने वो मल्टीवेरिएट और रिग्रेशन छोड़ दो तो अराउंड हमारे 90 प्लस मार्क्स का हमने सिलेबस कर रखा है ना। ये 8-10 नंबर का सिलेबस अभी बाकी है जो कि इस महीने कंप्लीट, दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिलेबस कंप्लीट आपके पास पूरा जनवरी है, आप पीवाईक्यूज ढंग से सॉल्व करो 8-10 बार, जैम गेट नेट का मॉक टेस्ट पूरा सॉल्व करो इस तरह से, तो उसमें अच्छी तैयारी हो जाएगी। पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट पे फोकस करो, सिलेबस तो पढ़ी रखा होगा, ये चीज़ है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जब घर पे सॉल्व होंगे तभी एग्जाम में सॉल्व होंगे। घर पे जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो एग्जाम में कोई जादू नहीं होने वाला है, सिंपल। देखिए, हाँ, तो ये कह रहा है कि suppose that x1, x2, xn are the independent and integrally distributed random variable each having PDF f and median theta. We want to test h naught जो कि theta is equal to theta naught है against h1 जो कि theta more than theta naught है ना। और consider a test that reject h naught if s is more than c. c is sum है ना, तो sum c depending on the size of the test। ठीक है, क्रिटिकल रीजन बोल रहा है S इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट दिस, कि नंबर ऑफ आईज एट विच एक्स आई इज मोर देन थीटा। तो है ना, ये तो आपका कहां से आया है, पीडीएफ ये है, बता मीडियन थीटा है। तो मीडियन थीटा का मतलब क्या है कि जो कोई डेटा पॉइंट n नंबर्स हैं, तो आप लोग हम लोग बचपन में मीडियन निकालते थे, जैसे 3 नंबर है तो मीडियन बीच वाला होगा, है ना। 4 नंबर है तो वो दूसरे तीसरे के बीच है, दूसरा और तीसरा दोनों, है ना, उसी टेबल का मीडियन है। तो इस तरीके से तो कहना ये चाह रहा है कि ये जो आपका रैंडम सैंपल साइज n का है, इसमें कुछ वैल्यू अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो इसकी वैल्यूज को, तो जैसे अगर आप ऐसा लिखोगे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन सेकंड एंड सो ऑन लेस देन nth, तो यहाँ मीडियन थीटा है, तो कुछ वैल्यू थीटा से ज्यादा है, कुछ नहीं, जितनी वैल्यू थीटा से ज्यादा है उतनी। मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू। डेटा पॉइंट के टर्म में क्या मतलब मीडियन का मतलब मिडल वैल्यू है, तो थीटा इज द मिडल वैल्यू। तो अगर ये जो रैंडम सैंपल हमें अगर दे रखा है तो इसमें थीटा भी मतलब थीटा से जस्ट हाफ डेटा पॉइंट जो होंगे थीटा से ज्यादा होंगी एंड हाफ डेटा पॉइंट थीटा से कम होंगी, इंक्लूडिंग थीटा, और है ना दोनों साइड में, तो इस तरह से है। तो कुछ थीटा है ज्यादा, कुछ कम है। अब बोल रहा है कि एस नंबर ऑफ एस वो नंबर है, एस कोई फिक्स नंबर, एस मान लो 10 है एग्जांपल के लिए, तो देयर आर 10, एस की वैल्यू अगर 10 है इसका मतलब 10 रैंडम वेरिएबल्स आर मोर देन थीटा नॉट, 10 रैंडम वेरिएबल्स आर मोर देन थीटा नॉट, ये कहना चाह रहा है। सो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बोल रहा है कि अंडर एच नॉट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस डिपेंड ऑन एफ, तो मीडियन थीटा है और थीटा खुद अननोन है ना, मीडियन ही अननोन है एक्चुअली, है ना। मीडियन थीटा बता रखा है तो कुछ थीटा ज्यादा होगा कुछ कम होगा, थीटा बराबर है, तो यहाँ कहना चाहिए अंडर एच नॉट कि मीडियन जो है थीटा नॉट ही है। तो मीडियन जब थीटा नॉट है, थीटा नॉट फिक्स नंबर है, तो थीटा नॉट फिक्स नंबर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स क्यों डिपेंड करेगा पीडीएफ पे, क्योंकि थीटा नॉट अगर फिक्स नंबर है मान लो, है ना, सो उस केस में लेट्स से थीटा नॉट की वैल्यू है ना कुछ फिक्स मीडियन कर दो, मान लो 1.5 के लिए एग्जांपल के लिए कुछ ऐसा, तो उससे आधे डेटा पॉइंट उससे ज्यादा है, आधा उससे कम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस, तो एस इज द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट मोर देन एस, तो क्या हो जाएगा एन अगर मान लो है ना, तो एस का एफ से कोई मतलब है ना, एस क्या है, व्हाट इज एस, तो मुझे पता है कि अंडर थीटा नॉट का मतलब अंडर एच नॉट का मतलब क्या है कि ये ट्रू है, और ये ट्रू होने का क्या मतलब है कि मीडियन इज थीटा नॉट, और मीडियन थीटा नॉट होने का क्या मतलब है, एग्जैक्टली हाफ डेटा पॉइंट्स आर मोर देन इक्वल टू थीटा नॉट एंड हाफ डेटा पॉइंट्स आर लेस देन इक्वल टू थीटा नॉट। तो अगर n मान लो 10 है तो 10 का क्या मीडियन वैल्यू है, अगर 10 डेटा पॉइंट्स है तो जो हमारे पास क्या होता है फिफ्थ और सिक्स नंबर के बीच का वो आएगा ना 5, हाँ फिफ्थ और सिक्स नंबर के बीच थीटा नॉट फिफ्थ सिक्स नंबर के बीच होगा, तो आधे पॉइंट उधर आधे इधर होंगे, तो s की वैल्यू मान लो आ जाएगी, है ना, जस्ट हाफ मान लो 5 ले लो,
इस तरह से 5 आ जाएगी, तो उसकी कोई ये जो इस पर डिपेंड, पीडीएफ पे इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। और अच्छा, हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया, आंसर क्या आया था उस समय, याद है इसका आंसर क्या है? I think under H1 the distribution function does not depend on this. मीडियन थीटा नॉट से ज्यादा है, क्या है आंसर इसमें? आंसर बी ऑप्शन है ना? तो सर बट ये इसमें डाउट था, ए ऑप्शन रॉन्ग है, बट सर अगर पीडीएफ चेंज होता है तो थीटा भी तो चेंज होगा ना, मीडियन। नहीं, थीटा तो अननोन है ना, तो हाँ मीडियन चेंज होगा, लेकिन थीटा नॉट तो फिक्स नंबर है। सर इसका आंसर सी है। सी है, अच्छा। आंसर की में दिया। हाँ, तो एक्चुअली आप कोई पर्टिकुलर पीडीएफ के लिए बात करो, पीडीएफ कुछ भी हो तो क्या वही तो थीटा अननोन है, कोई दिक्कत नहीं, उसके हिसाब से वेरी। तो एक जनरल क्वेश्चन हो गया ना कि आप कोई भी पीडीएफ लो जिसका मीडियन थीटा है, तो पीडीएफ चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, हाँ क्या दिक्कत है, ये है। लेकिन तो एस का नहीं चेंज होगा फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस तो कार्डिनलिटी है, तो क्यों चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं चेंज होगा। ये क्या है? ये नंबर ऑफ डेटा पॉइंट काउंट कर रहा है जो मीडियन से ज्यादा है, एग्जैक्टली n/2 होगा। तो अगर से मीडियन चेंज हुआ तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मीडियन से बड़े हैं तो वो चेंज नहीं, कैसे चेंज होंगे? आपके पास n नंबर्स हैं, मीडियन का डेफिनेशन क्या है? एग्जैक्टली हाफ वैल्यू आर मोर देन इक्वल टू दिस, एग्जैक्टली हाफ आर लेस देन इक्वल टू दिस। तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो उसको क्या ही फर्क पड़ रहा है, मीडियन अलग आएगा लेकिन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट दोनों साइड इक्वल ही रहेंगे, साइज n का है। ठीक है, तो थैंक यू सर। अब ये अंडर H1 कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S डज नॉट डिपेंड ऑन F। तो यहाँ क्या था कि थीटा नॉट एक फिक्स नंबर था, थीटा नॉट फिक्स नंबर था, तो उस केस में जब थीटा नॉट फिक्स नंबर है तो इस केस में S डिपेंड नहीं कर रहा है उस पे, चाहे कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो S की वैल्यू n इवन है तो n/2 आ जाएगी। जैसे हम मीडियन बचपन में निकालते थे, n नंबर दे रखा है तो मीडियन इज जस्ट आपको नंबर आएगा कोई n/2 के आसपास का, है ना, ये है वो मिलेगा, तो उसको f से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ s डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। अब यहां प्रॉब्लम क्या है? थीटा मोर देन थीटा नॉट है ना, अंडर H1 कह रहा है ये, तो अंडर H1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S डज नॉट डिपेंड ऑन F। तो यहां पे क्या होगा? अब आप सोचिए, अब आपका मीडियन नोन नहीं है ना, पहले H0 में क्या हो रहा है? मीडियन फिक्स नंबर है, तो मीडियन फिक्स नंबर है, मान लो डेटा पॉइंट 10 है या 9 ले लो, चलो ऑड ले लो तो ऑड में आसान रहता ना, तो 9 है तो 4 इधर 4 इधर, तो 5 इज द S की वैल्यू 5 आएगी। अगर n की वैल्यू 9 है ना तो पहले ऑप्शन में S की वैल्यू 5 आएगी, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो। इफ n इज 9 देन S इज 5। क्यों? 1 2 3 4 पीछे है और 6 7 8 9 4 आगे है, 5 इज द मीडियन। तो मतलब 5 इज द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट मोर देन दिस, तो उस केस में ये आएगा, फिक्स्ड कर रखा है ना, हाँ। यहां पे मीडियन फिक्स हो गया, यहां पे मीडियन फिक्स नहीं है, ये बोल रहा है थीटा नॉट से ज्यादा है, थीटा नॉट कोई फिक्स नंबर है, लेकिन अब वो नहीं पता आपको थीटा मीडियन क्या है, मीडियन तो थीटा है, अब यहाँ थीटा फिक्स है नहीं। सो नाउ अब मीडियन कैसे आएगा? यहां मीडियन दे रखा था आपको, अब यहां पे मीडियन कहां से निकलेगा? डिस्ट्रीब्यूशन से, है ना, तो यहां पे डिपेंड करेगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा। एंड पावर फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0, ये है, तो रिजेक्टिंग H0, पावर फंक्शन के दो पार्ट होते हैं ना, अंडर H0 इट इज इक्वल टू अल्फा एंड अंडर H1, तो मेनली जो रेलेवेंट केसेस होते हैं अंडर H1 बात करते हैं हम लोग, जो पावर आता है टेस्ट का। तो पावर जो आएगा, पावर ऑफ टेस्ट इज S मोर देन C गिवन, मैं पावर बात कर रहा हूँ, वही बात है,
पावर फंक्शन के दो पार्ट है, पावर फंक्शन इज इक्वल टू साइज अंडर एच नॉट, पावर फंक्शन इज इक्वल टू पावर अंडर h1, ये है। तो पावर की बात कर रहा हूं मैं, तो एस मोर देन सी व्हेन थीटा मोर देन थीटा नॉट। और चूंकि ये आपने गलत कहा है तो ये ट्रू हो जाएगा, बी गलत कहा ना, ये चीज है। तो यहाँ पे इस जब अंडर h1 हमने इसको गलत ऑप्शन भी लिया ना कि डिपेंड नहीं कर रहा, तो गलत कह रहा है, मतलब डिपेंड कर रहा है। तो जब डिपेंड करेगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन f पे, तो पावर फंक्शन जो आएगी वो क्या होगी, वो थीटा पे डिपेंड करेगी। तो मान लो ये बीटा थीटा है, सो दिस डिपेंड्स ऑन थीटा, ये हो जाएगा। क्योंकि पावर अंडर h नॉट है ना, अंडर h1 ही मेनली बोल रहा हूँ कि जो पावर फंक्शन का रेलेवेंस है वो अंडर h1 ही है, क्योंकि हमें पावर फंक्शन में पावर अगर टेस्ट चाहिए होता है तो वो चीज है। और जब आपका ऑल्टरनेटिव कंपोजिट है तो पावर हमेशा फंक्शन ऑफ थीटा ही आएगा, ये है। फिर आपको मैक्सिमाइज करना पड़ता है बाद में, वो चीज है। तो पावर में मैक्सिमाइज करना पड़ता है ना, पावर फंक्शन जो होगा दैट विल डिपेंड ऑन थीटा, क्योंकि पावर में जाके आप मैक्सिमाइज करते हो ना, पावर ऑफ टेस्ट में जो पावर फंक्शन है तो उसमें डिपेंड कर रहा है थीटा पे। तो अगर आप सिर्फ पावर फंक्शन की बात करोगे तो ये आ जाएगी। सो पावर फंक्शन की सिर्फ बात करोगे तो s मोर देन c एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ s डिपेंड ऑन थीटा अंडर h1, distribution of s depend on theta under h1 and that's why power function will depend on theta, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये सही है इसलिए ये गलत है। पहला ऑप्शन इसलिए डिपेंड नहीं करेगा फंक्शन पे s बिकॉज मीडियन नोन आ गया था, डिस्ट्रीब्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, s फ्री रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन से। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि आपको दे रखा है सैंपल साइज 1 का ऑब्जर्वेशन है, ये पीडीएफ है। तो इजी है ना, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन, मतलब इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हैं। h0 दे रखा है, h1 दे रखा है, तो मोस्ट पावरफुल थे, सिंपल वर्ड से सिंपल है। तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से आप क्या करोगे, LH0 अपॉन LH1 लेस देन इक्वल टू k, ये मतलब दिस पीडीएफ अपॉन दिस पीडीएफ, इसको रेशियो लेके सिंपलीफाई कर लो, इनमें से एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, तो वो आ जाएगा। और न्यूमन पियर्सन लेमा कहता है कि ये जो है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा, ठीक है, मतलब मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा, तो ये आ जाएगा, सिंपल है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि एफ आर स्क्वायर टू आर डिफाइंड बाय दिस एफ एक्स वाई एक्स इंटू वाई है। और देखो अच्छे रैंक के लिए आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स मेजर है, तो बहुत लोगों को कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ स्टैटिस्टिक्स आता है, लेकिन सिर्फ स्टैटिस्टिक्स से आपके अच्छे रैंक नहीं आएंगे, आपको उसके लिए मैथ्स और एप्टीट्यूड पे वर्क करना पड़ेगा। देखो मेरा भी स्टैटिस्टिक्स ठीक ठाक है, मैथ्स भी ठीक ठाक है, पिछले साल मैंने यही 2023 का एग्जाम दिया था मैंने, और मेरे कितने मार्क्स आए, 53 मार्क्स आए, रैंक कितनी थी, 3rd रैंक थी इसी पेपर में। तो घर पे अगर बैठ के मैं 5-6 घंटे में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ, लेकिन एग्जाम में ये ट्राई किए, मतलब जितने भी किए होंगे अराउंड ट्राई, कुछ 1-2 गलत हुए होंगे, तो इस तरह से, लेकिन मार्क्स कितने आए, 53। तो आप उसके हिसाब से आप सोचो, तो अगर आप सिर्फ, जबकि मेरा मैथ्स भी ठीक है ना, ये है, उसके बावजूद तो आपको कोशिश करना है कि मतलब एप्टीट्यूड पे ही वर्क करके जाओ, थोड़ा सा मैथ्स पे ही वर्क करके जाओ, स्टैट्स पे वर्क, सिर्फ स्टैट्स के भरोसे मत जाओ एग्जाम में, ये। तो सॉल्व करो इसको, एफ एक्स वाई इज एक्स कॉमा है ना, एक्स इंटू वाई, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑन द इलिप्स दिस। तो इसके कई सारे तरीके हैं, कौन सा मेथड था वो, लाग्रांज मल्टीप्लायर, उससे भी कर सकते हो आप, नहीं तो पैरामीट्रिक फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1, नहीं हाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 वाई स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 2 इज 1। तो इसका पोलर फॉर्म पता है वो क्या होता है, सॉरी पैरामीट्रिक फॉर्म। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, x बराबर, या वैसे ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर प्लस, उससे भी कर सकते हो, कई सारे तरीके हैं। आप अगर चाहो तो एक्स वाई प्लस लैम्डा टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1, ये जी एक्स वाई कंसिडर कर लो आप, और
फिर आप इसमें सिंप्लीफाई करो, x का रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो, y का रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट 0 पुट करके सॉल्व करो। नहीं, दूसरा तरीका ये है कि इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ से x को आप रखोगे 1 cos थीटा और √2y जो है ना, क्योंकि √2y का स्क्वायर है, रखो sin थीटा, सेटिस्फाई कर जाएगी ये। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज 1, तो यहाँ से आपके पास cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब यहाँ से x cos थीटा √2y sin थीटा। अब बताओ ये क्या बन जाएगा उस केस में आपका, √2 cos थीटा sin थीटा। तो इसको मैं cos थीटा sin थीटा को एक में ला सकता हूँ sin 2 थीटा में, क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो √2/2 sin 2 थीटा। क्या पूछा है आपसे यहाँ पे, सो व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा 1 है ना। तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपका, अच्छा ये 2 था नीचे, तो फाइनल आंसर है √2। हाँ, तो 1/√2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे ही सॉल्व हो गया कि आप यहाँ से पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, पैरामीटर थीटा है यहाँ पे, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ से हमने पॉइंट लिए जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, वो पॉइंट यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि उस पॉइंट में से हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। तो उसके लिए हाईएस्ट वैल्यू 1/√2 इसका आंसर है, चेक कर सकते हैं आप आंसर की। तो 1/√2 जो आएगा वही आंसर होगा। फिर ये है कि A be a 2x2 रियल मैट्रिक्स है ना, तो A 2x2 रियल मैट्रिक्स है, इस तरीके से AB इज इक्वल टू BA है, ठीक है, फॉर ऑल 2x2 रियल मैट्रिक्स। ये थ्योरम है, मैंने पहले भी लिखा है ना, कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो हर किसी मैट्रिक्स से कम्यूट करता है n क्रॉस n का। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप A मैट्रिक्स के बारे में, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो हर किसी मैट्रिक्स से कम्यूट करता है। बताएंगे आप लोगों को, 2x2 का है, ये थ्योरम है, स्केलर मैट्रिक्स होगी, ओनली स्केलर मैट्रिक्स कम्यूट विथ, और है ना, तो n क्रॉस n की A है और वो n क्रॉस n के हर किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है। इसका मतलब है कि A इज अ स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स है 2x2 की। अब पूछ रहा है क्या, इसका ट्रेस इसका 5 है, तो इसका ट्रेस कितना हो गया 2c बराबर 5, तो c बराबर 5/2 आ गई। देन डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आएगा, डिटर्मिनेंट इसका कितना c स्क्वायर, डिटर्मिनेंट है c स्क्वायर, तो 25/4 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर इस क्वेश्चन का आप चेक कर सकते हैं। तो ये सब इजी क्वेश्चन है, मतलब एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जब पिछले क्वेश्चन हमने पैरामीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 10-20 सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसमें हमें थ्योरम पता है कि A कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, AB इज इक्वल टू BA फॉर ऑल B, देन A इज स्केलर मैट्रिक्स, है ना। एग्जाम में भी एक क्वेश्चन अभी आया था, क्वेश्चन पहले कम वो बोला कि हाँ एक ऐसा मैट्रिक्स, एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स जिसके लिए एवरी वेक्टर इन Rn इज अ आइगन वेक्टर, देन A इज अ स्केलर मैट्रिक्स। दोनों स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी एग्जाम में उस पे क्वेश्चन आ चुका है, इस पे गेट में भी आया है। सो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास Rn का कोई भी नॉन जीरो वेक्टर ले लो और वो आइगन वेक्टर है, सो देन A इज अ स्केलर मैट्रिक्स, फिर उस पे काम हो जाएगा। तो उसमें एक ही आइगन वैल्यू आएगी, हो गया इससे। तो अभी यही तक डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज 31 तक कर लो। ये क्या बोल रहा है कि 2 डिफेक्टिव बल्ब्स आर प्रेजेंट इन अ सेट ऑफ 5 बल्ब्स। 5 बल्ब का सेट है, उसमें 2 डिफेक्टिव है, ठीक। सो 2 डिफेक्टिव बल्ब्स आर प्रेजेंट इन अ सेट ऑफ 5 बल्ब्स। और आप लोग सॉल्व करके आना। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे लगने से नहीं होगा ना। कई लोग लगता है कि हो जाएगा, लेकिन ये सब लगना एग्जाम के बाद समझ आता है कि नहीं वो गलत लग रहा था हमें। ऐसा है, मैं देखा हूँ बच्चों को, है ना, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, अभी भी आप देखना रिजल्ट के बाद, है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो बस उनको क्वालिफाई ही नहीं होगा, क्योंकि लगना अलग है और सॉल्व करके देखना अलग चीज है। सो एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा प्रेशर होता है। एग्जाम में मार्क्स क्यों नहीं आते हैं ना, घर पे बैठ के समय बताता 53 मेरे आए, तो एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में 3 घंटे में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपको ये भी नहीं पता कि सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो ये चीजें हैं। तो वहाँ सही सही करना इंपॉर्टेंट है, 3 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने हैं और उस तरह से चीजें टाइम बाउंड रहता है। यहाँ तो देख लिए, इधर उधर से भी देख लेते हैं, घर पे गूगल से इधर उधर बुक से देख लिए, एग्जाम में तो वो भी नहीं कर सकते। इस
तरह से है। So two defective bulbs are present in a set of 5 bulbs. 5 बल्ब के सेट में 2 डिफेक्टिव है। To remove the 2 defective bulbs, the bulbs are chosen randomly one by one and tested. तो 5 में 2 डिफेक्टिव है बता दिया, और रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, 5 है जिसमें 2 डिफेक्टिव है, 3 ठीक है। If X denote the minimum number of bulbs that must be tested to find out 2 defective bulbs. अब ये कह रहा है आपको कि x क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब दैट मस्ट बी टेस्टेड टू फाइंड 2 डिफेक्टिव बल्ब्स। देन क्या प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 की। अब सोचो x बराबर 3 का क्या मतलब है, कि 2 डिफेक्टिव बल्ब्स पानी से 3 बल्ब ड्रॉ किए, तो 3 ड्रॉ का, तो हमने 3 बल्ब निकाले तो 5 में से 3, अच्छा ये कहना चाह रहा है, तो 5 में से टोटल 5 है, 5C3 और क्या होगा, और आगे क्या होगा, उन 3 में से क्या होगा, 2 डिफेक्टिव होगा और एक, मतलब 2 में से दोनों आ जाएगा, 2C2 और बाकी कितने बचे, 3C1, ये हो जाएगा। ओके देखिए यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहा है कि, तो मतलब ये है 2C2 मतलब दोनों डिफेक्टिव आ जाएगा, एंड एक्स जो 3 गुड है उसमें से एक आ जाएगा, और डिनोमिनेटर क्या 5C3, ये 5 हमने कितने बल्ब निकाले, x इज द नंबर ऑफ बल्ब्स दैट मस्ट बी टेस्टेड, हाँ तो 3 टेस्ट कर रहे हैं मिनिमम। ओके मिनिमम 3 टेस्ट कर रहे हैं, अगर 4 टेस्ट करेंगे तो इससे क्या आंसर आएगा, अभी तो सॉल्व करो आप, 2 और ये आ गया 3, 2C2 1 और 5C3 का आंसर होगा 5C2, 5C2 इज 5 10, ठीक ना, तो ये आ गया, यहीं पे आ गया, तो ये 0.3 ये मतलब कहना चाह रहा है। ओके इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आंसर 0.2 समथिंग है ना, 28 से 32 था ना, 0.28 से 0.32 मतलब 0.30 आंसर है इसका, ये है ना 0.30 आएगा। तो यहाँ पे मतलब ये है कि बोल रहा है x डिनोट द मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स दैट मस्ट बी टेस्टेड टू फाइंड आउट द 2 डिफेक्टिव बल्ब्स। हाँ सर ये ऐसे क्या है ना, तो मतलब 2 बल्ब मुझे मतलब हमने क्या किया, 3 बल्ब टेस्ट किए। यहाँ पता है क्या हो रहा है जैसे 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट रैंडमली 3 निकाल लो तो भी सेम चीज है, तो आपने 5 में से 3 ड्रॉ किए, अब ये जो 3 ड्रॉ किए उसमें से कितने डिफेक्टिव आने चाहिए, 2, हाँ 2 डिफेक्टिव आ जाने चाहिए, तो मतलब ये यहाँ पे हो क्या रहा है कि 2 डिफेक्टिव है, दोनों बाहर आ जाएगा, बाकी 3 में से एक अच्छा बाहर आएगा। तो यहाँ जो मैं उस समय सोच रहा था, गलती से सोच रहा था कि मैं ये बोल रहा हूं कि लास्ट ट्रायल फिक्स है ना, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, लास्ट ट्रायल फिक्स नहीं है ना, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट है, बट 3 बार में 3 ड्रॉ किया और 3 में से उन 3 जो ड्रॉ कर रहे हैं उनमें से 2 डिफेक्टिव आ जाए, चाहे पहला 2 भी कोई दिक्कत नहीं है, ये है। तो जो हमने पहले किया था, क्या किया था मैंने वहां पे, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव डिफेक्टिव, और एक केस क्या रह जाता है, डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। तो मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इन दोनों को मिलाया कितना आया था, 0.20 आया था शायद। अब इसका चेक कीजिए, तो डिफेक्टिव मतलब टोटल इसमें 2 डिफेक्टिव है, 3 गुड है, तो डिफेक्टिव आने का मतलब है 2/5, अगला 1/4, अगला 3/, चेक करिए 3/3, 2/5 है, हाँ ठीक है, तो ये कट के कितना आ गया, 2 दूने 4, तो आ गया 0.20 प्लस 0.10, कितना आ गया 0.30,
तो ये भी ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अरे वही मतलब कई बार क्या होता है क्वेश्चन का इंग्लिश की वजह से मीनिंग चेंज हो जाता है, मतलब डिपेंड करता है कि हम कैसे सोच रहे हैं ना, वर्ड फॉर्म में ये दिक्कत है। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि x डिनोट द मिनिमम, तो मैंने ये दोनों फाइंड किया था, ये तीसरा भी अलाउड है। तो क्योंकि मेरा दिमाग में ये था कि लास्ट वाला डिफेक्टिव ही आएगा, जैसे नेगेटिव आने वाला केस होता है ना कि वी आर डूइंग ट्रायल अंटिल वी गेट द आरएच सक्सेस, तो वो सोच रहे, लेकिन ऐसा इसने नहीं कहा। इसने कहना चाह रहा है कि हमें 2 डिफेक्टिव निकालने हैं, बल्ब चूज कर रहे 1 by 1, है ना, और ऐसा नहीं बोला अंटिल वी गेट द 2 डिफेक्टिव, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये लैंग्वेज का यही दिक्कत है, आप कैसे समझ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। सो इफ x डिनोट द मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स दैट मस्ट बी टेस्टेड टू फाइंड आउट द 2 डिफेक्टिव। अच्छा यहाँ कि बच्चा इसका मतलब तो यही अल्टीमेटली हुआ ना कि मतलब 2 मिलेंगे तभी 2 डिफेक्टिव मिलने चाहिए। हाँ 2 डिफेक्टिव मिलने चाहिए, मतलब 3 ट्रायल में 3 बॉल्ब आप ड्रॉ कर रहे हो, उसमें दोनों डिफेक्टिव आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि 3 ड्रॉ में आपके दोनों डिफेक्टिव आ जाए। तो यही हो सकता है कि डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव 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 या डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, एक ये तरीका है, इससे भी आंसर 0.3 आएगा। दूसरा ये है कि आपने 5 में 3 बॉल ड्रॉ किए, यही चीज मैंने अलग अलग सोचा, और यहाँ 5 में 3 ड्रॉ किए, 2 डिफेक्टिव में, मतलब इसमें फिर ये दोनों डिफेक्टिव चाहिए मुझे क्योंकि फेवरेबल आउटकम यही है, और इनमें से एक आएगा, 3 में से एक आएगा। सो लाइक ये आ गया और ये 0.30 आ गया, है ना। और भी अप्रोच हो सकता है, तो मेन है लैंग्वेज समझने का। तो लैंग्वेज वाज दिस कि आउट ऑफ 3 ट्रायल्स दैट 3 ट्रायल मस्ट कंटेन 2 डिफेक्टिव, चाहे पोजीशन कुछ भी हो डिफेक्टिव का, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए तो आज हम यही स्टॉप करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड गुड नाइट। अभी आप सॉल्व करके आइए, आप रिपीटेडली कई बार सॉल्व कीजिए सीखने के लिए। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।